किया था प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, और उसके अंदर हमने बड़ा थॉरोली डिस्कस किया था कि इंजरीज आर द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इसको रोक नहीं सकते हैं। और उस परिस्थिति में जब देश की साख, देश की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो, खिलाड़ियों को करोड़ों अरबों डॉलर्स मिल रहे हो, एडवर्टीजमेंट्स मिल रहे हो, इतने सालों की मेहनत की होती है, उससे उनको नौकरियां मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर खिलाड़ी कई बार अपनी सीमाओं से बाहर जाने का प्रयास करता है और उसको ऐसी चोटें लग जाती है कि वो फिर खेल में काफी लंबे समय तक या तो बाहर रहता है या फिर आ ही नहीं पाता। खैर, ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ सावधानियां बरती जाए तो चोटों से बचा जा सकता है। वो हमने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, और उसमें हमने बताया था कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। नॉर्मली जैसे ही खिलाड़ी सीनियर होता है वो बात मानता नहीं है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए कोच आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप करे। ये पहला प्रिंसिपल है, हमेशा ध्यान रखें और इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आप भी जीवन भर खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वार्म अप जरूर करें। दूसरा था प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और उसके भी हमने तरीके बताए थे किस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी होती है। तीसरा बताया था अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस पर्पज के लिए, किस खेल के लिए, किस इवेंट के लिए, किस स्किल के लिए दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्नता को नजरअंदाज करते हुए उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी है तो उसकी बाइसेप्स बड़ी करने की ट्रेनिंग आप दे रहे हो तो उसकी आवश्यकता नहीं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एक वॉलीबॉल प्लेयर के लिए बॉल को हिट करने के लिए उसके ट्राइसेप्स मजबूत होने चाहिए, ना कि बाइसेप। और बाइसेप की ट्रेनिंग दे रहे हो तो एक्स्ट्रा वेट ले रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट हो, ना वो अंडर हो, ना ओवर हो, और ना ही जो है इंजरी प्रोन हो। हमने बताया था कि चोटों में अहम भूमिका खेलों के उपकरण और फुटवियर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार जब टेनिस का रैकेट है उसकी तार बहुत टाइट है, या बल्ला, आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर के साथ प्रॉब्लम हुई थी, बल्ला हुआ, हॉकी हुई, इनके वेट प्रॉपर नहीं है, दौड़ते वक्त, खेलते वक्त प्रॉपर जूते नहीं पहनते हैं, तो ये तो सबसे प्राइमरी रीजन होते हैं जो आपको चोटें पहुंचाते हैं। इसके अलावा किस तरीके से जो पुरानी चोटें लगी हुई है उनको ठीक किया गया है, लेकिन फिर भी उनको कैसे बचा के रखना है, उनकी प्रॉपर टैपिंग, प्रॉपर बैंडेजिंग, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स लगा के खेलना, ये जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ बताया था कि खिलाड़ी को बीच बीच में खेल के दौरान कौन से एनर्जी ड्रिंक्स या पानी पीते रहना है, रिहाइड्रेट करना है, डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देनी है, और किस तरीके से खेलों से संबंधित जितने भी इमोशन, साथ वाला जीत गया, खुद हार गए, या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई ऑफिशिएटिंग को लेके, तो किस तरीके से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मैनेज करना है, एथलीट्स को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देना, और साथ ही साथ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कार रैली हुई, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा पर्सनल सुपरविजन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह के अंदर जब एक जिमनास्ट बार पे लटकता है तो उसका कोच या उसका जो ट्रेनर होता है वो नीचे खड़ा रहता है। वो इसलिए होता है, कितना भी इंटरनेशनल लेवल का एथलीट क्यों ना हो, थोड़ी सी भी गलती खुद से हुई या उपकरणों से हुई तो चोट लग ही जाती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको आपने हमेशा ध्यान रखना है। फिर हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया हुआ है। एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इंजरीज, यानी सीधा तुरंत चोट, कोई चीज आपसे आके टकराए या आप किसी चीज से टकराए। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त बॉल आपके मुंह पे लग गई, सिर पे लग गई, वो डायरेक्ट इंजरी है। और इनडायरेक्ट इंजरी होती है कि लंबे समय तक गलत जूते पहनकर खेलना, भारी बल्ले से खेलना, गलत रैकेट से खेलना, तो लंबे समय में जो इंजरीज होती है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंजरीज। इनको दूसरे तरीके से भी कहते हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज और ओवर यूज इंजरीज। ट्रॉमेटिक मतलब जो अचानक लगती है, जिसको हम एक्यूट इंजरीज भी कहते हैं, और ओवर यूज इंजरीज मतलब जो धीरे धीरे समय के साथ, जिसको हम क्रॉनिक इंजरीज भी कहते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं, वो होता है हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो आपके शरीर के अंदर दोनों ही तरह के टिश्यू विद्यमान है, ऊतक है, मुलायम ऊतक की चोटें और जो आपकी कठोर ऊतक की चोटें। मुलायम के अंदर आपकी मांसपेशियां, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, ये आते हैं। और हार्ड टिश्यू जिसको कहते हैं
उनके अंदर हड्डियां और दाग। तो ये हम बता चुके हैं। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि ये आपके सामने 9 तरह की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, जिसको कंट्यूजन, हीमोटोमा, एब्रेशन, लेसरेशन, ब्लिस्टर्स, पंक्चर्ड वाउंड, स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडनाइटिस कहते हैं। ये 9 इंजरीज को आपने हमेशा याद रखना, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। ये ज्यादातर यही होती हैं। इसमें जो कंट्यूजन, हीमोटोमा और आपका एब्रेशन है, ये तीनों चोटें होती है। इसमें खून निकलने के चांसेस, बाहर निकलने या त्वचा कटने के चांसेस कम होते हैं। और लेसरेशन, ब्लिस्टर्स, लेसरेशन जो होता है इसमें त्वचा कटती है, ब्लिस्टर छाले होते हैं। पंक्चर्ड वाउंड्स के अंदर कोई चीज बॉडी के अंदर घुस जाती है, वो कील, कुछ नुकीली नुकीली चीज। और स्प्रेन और स्ट्रेन ये आपके लिगामेंट्स, स्प्रेन लिगामेंट की इंजरीज है और स्ट्रेन मसल्स की है। और टेंडनाइटिस आपके टेंडन्स की इंजरी है, जो ज्यादातर आपके कोहनी में और घुटनों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये इसके डायग्राम्स भी मैंने आपको पिछली बार दिखाए थे। अब सीधे आ जाते हैं कि इंजरीज को मैनेज कैसे करना है। इंजरीज को मैनेज करने के लिए हमारे सामने एक प्रिंसिपल है, जिसको हम राइसर या राइस, पहले राइस कहते थे, आजकल उसको आगे आर भी लगा दिया। आर का मतलब रेस्ट, यानी चोट लगने के 48 से 72 घंटे तक खिलाड़ी को आराम देना है, बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए, खिलाड़ी दोबारा ना खेले। और आइस का मतलब होता है कि अगर हल्की चोट है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, उसके अंदर आप किसी भी कोल्ड चीज को, आइस का मतलब एनीथिंग कोल्ड, जो हम आगे बढ़ेंगे उसको लगाना है अगले जो है 48 से 72 घंटे। और उसके बाद जो है आपने उसको, जब आइस लगाएंगे, आइस लगाने के बाद कोई भी ठंडी इलास्टिक जो पट्टियां आती है उनको बांध देना है, ताकि वो चोट आगे बढ़े ना, स्वेलिंग ना हो। और जो बॉडी का इंजर्ड पार्ट है उसको एलिवेट करके रखना, हार्ट से ऊपर रखना है, ताकि उस तरफ ब्लड फ्लो ना जाए। और अगर आपको चोट के बारे में आप श्योर नहीं है कि किस नेचर की चोट है या कितनी गंभीर चोट लगी है, तो किसी विशेषज्ञ को आप जरूर दिखाएं। तो ये टोटल आपका जो था वो राइसर प्रिंसिपल था। अब आता है कि ट्रीटिंग इंजरीज विद आइस एंड हीट। ये आज का टॉपिक रहेगा, इसको ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 20 मिनट के अंदर इसको हम खत्म करेंगे। कि जितनी भी चोटें लगती है या चोटों का प्रबंधन या उनका ट्रीटमेंट, ठंडे यानी शीत उपचार इसको हम कहते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट, इससे कैसे करते हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या सावधानियां रखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो आपके, चाहे वो कोल्ड या शीत उपचार हो या हॉट ट्रीटमेंट हो, ये दोनों ही ट्रीटमेंट आपकी इंजरीज और जो चोटें या दर्द होते हैं उसमें सबसे पहला आराम देने का कार्य करते हैं। यानी आप कोल्ड लगाते हैं तो भी आपको रेस्ट मिलता है, और हीट मिलाते हैं तो भी आपको आराम मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने की एक चीज है कि आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि जो मर्जी लगा दें। आपका हीट अवेलेबल है तो हीट लगाएं, कोल्ड अवेलेबल तो कोल्ड, ऐसा नहीं। ये इंटरचेंज यूज नहीं होती। जहां पर कोल्ड लगाना है, जिस समय कोल्ड लगाना है, कोल्ड थेरेपी ही काम आएगी। और जिस समय हीट थेरेपी की आवश्यकता है उस समय हीट ही लगानी। तो आगे हम इसको समझेंगे। यूं आम भाषा में समझने का प्रयास करें तो जब चोटें लगती है, अचानक कोई चोट लगती है, तो उस समय तो ठंडा चीज लगाई जाती है। और अगर कोई पुरानी चोट है तो उसके ऊपर जो है हीट ज्यादा काम करती है। इससे दर्द निवारण का काम भी होता है, और चोट के अंदर उसके मैनेजमेंट या उसके उपचार में भी मदद मिलती है। अब कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में आपने सुना है, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप लोग बीबीएड कर चुके हैं, इसलिए आपको पता होगा। फिजियोथेरेपी के अंदर तो पहला प्रिंसिपल होता है वो यही है, कोल्ड ट्रीटमेंट। जब भी कोई चोट लगे तो हमको उसके ऊपर ठंडा लगाना चाहिए। ठंडा लगाने के कुछ कारण भी होते हैं। ये तुरंत चोट में भी काम आता है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी करते हैं हम। जब कोई गहरी चोटें होती है तो उसके अंदर भी इसका काम आता है। और कई बार जब लंबे समय तक प्लास्टर वगैरह लगे रहते हैं, उसको खोलते हैं, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कोल्ड का मतलब एनीथिंग विच इज लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के तापमान से जितनी ज्यादा कम ठंडी चीज होगी, वो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ठंडा पानी हो सकता है, बहुत ठंडा पानी हो सकता है, बर्फ के टुकड़े हो सकते हैं, बर्फ का जो है पैक, आइस पैक्स हो सकते हैं, आइस टॉवल्स होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप फोटो भी दिखाऊंगा, आइस टॉवल्स बोलते हैं। इसके अलावा आइस की मसाज की जाती है। और कुछ बाजार के अंदर ऐसे जेल पैक्स मिलते हैं, उन जेल पैक्स को आप फ्रिज में रखें, वो अपने आप ठंडे हो जाते हैं, और फिर उनका प्रयोग भी आप कर सकते हो। और कुछ केमिकल
और अदर वेजोकूलेंट पदार्थ भी मिलते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है इनको फ्रीजर में रखने पर वो तुरंत ठंडे हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक वो ठंडे रहते हैं। तो आप ये 5-6 तरीके हैं जिनसे आप जो है शीत उपचार ले सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, आइस के टुकड़े, चूरा किया हुआ आइस, क्रस्ट जिसको आइस बोलते हैं, फिर आइस के पैक्स आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हो। आइस टॉवल्स आते हैं, आइस की मसाज कर सकते हो। फ्रोजन जेल पैक्स आते हैं, विशेष प्रकार की जेल होती है, उस जेली का प्रयोग कर सकते हो। और कुछ केमिकल भी आते हैं, वो भरे हुए होते हैं पैकेट्स के अंदर, उनको फ्रिज में रखिए और फिर आप लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, तो घर से रवाना हो तो उस पैक को निकाला और कंधे के ऊपर आप 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक आप ट्रेन में बैठे हुए हैं कोने के ऊपर उसको लगा सकते हो। फिर वापस घर गए तो उसको वापस फ्रिज में रख दिया और ठंडा हो जाएगा, एंड यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। ये उससे कुछ डायग्राम्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो है अलग अलग तरीके से बर्फ लगाई जा रही है। अगर आप सबसे नीचे राइट साइड में देखें तो ये आइस मसाज हो रही है। बर्फ का एक टुकड़ा है या एक कप के अंदर फ्रोजन फ्रोजन आइस है, उसको किया जा रहा है। एक कंधे के ऊपर आपका आइस पैक लगा हुआ है। ये कॉमर्शियल पैक्स होते हैं, इनके अंदर जेल भरा होता है, इसको ठंडा किया और वापस आप लगाते हैं, बाहर टपकता नहीं है। इसी तरीके से ऊपर आप देख रहे हैं कोने के ऊपर भी इसके अंदर आइस के टुकड़े या ठंडा पानी भरकर भी आप सेक कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके से आप इसका ठंडे का प्रयोग कर सकते हो। जो चीज अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ये कोल्ड आइस टॉवल्स होते हैं, ये विशेष प्रकार के तौलिए होते हैं जिनको पहले गीले करके और फिर इनको रोल करके फ्रीजर में रख दिया जाता है। और उसके बाद इसका प्रयोग बड़े बॉडी के बड़े पार्ट पर ज्यादा किया जाता है। आप नोट करेंगे तो बॉक्सिंग वगैरह होती है जिसके अंदर बहुत ही तीव्र बाउट चलती है, और जब कुछ सेकंड का ब्रेक होता है तो खिलाड़ी आके बाहर बैठता है और उसको कंधों के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर उन टॉवल्स को रगड़ा जाता है बड़े सरफेस एरिया के ऊपर, ताकि उसको ठंडक मिले। इसका भी प्रयोग कई बार किया जाता है लार्जर एरियाज के ऊपर। अब आइस को यूज कैसे करना है? आइस को यूज करने का तरीका जो है वो आप कर सकते हैं कि दिन में 3-4 बार, मिनिमम 2 से 3 बार तो करें, लेकिन आप 3-4 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हो। और इसको आइस को लगाने का तरीका, टेक्निक जो है वो अलग अलग होती है। अक्सर 1-2 सत्र होता है, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट तक भी कर सकते हो अगर लार्जर मसल ग्रुप है। और इसको जो है व्यक्तिगत भिन्नता को आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब खिलाड़ी को प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको हटा दें। अदरवाइज जो है आपके जितनी भी पेन्स होती हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, उनको कम करने के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जरूर ध्यान रखें कि जब भी चोट लगती है तो इसका एक कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है कि 48 घंटे के बाद आपको हीट पे जाना ही जाना है। कई बार व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण आदमी को, लड़के को, लड़की को जिसकी चोट लगी है उसको 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि चोट पूरी तरीके से, स्वेलिंग्स वगैरह कम हो गई है तभी आप हीट पे जाएं, अदरवाइज कोल्ड को 3-4 दिन कंटिन्यू करें। अब ठंडे को लगाने में कुछ सावधानियां तो होती है कि इसका प्रयोग कब नहीं करना है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसके करने के पहले ठंडा नहीं लगाना, करने के बाद लगा सकते हो, लेकिन करने से पहले आपको ठंडा नहीं लगाना है। उससे क्या होता है, कई बार जो है मसल्स वार्म अप नहीं होती है और इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर जिस एरिया के ऊपर आप आइस लगाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर जो है कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर वो एरिया सुन्न है, उस नम पड़े हुए एरिया या सुन्न पड़े हुए एरिया के ऊपर इसका प्रयोग ना करें। ये जरूर आप ध्यान रखें। और इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों को नर्व के डिसऑर्डर्स हैं या नर्व्स या स्वेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स हैं, कई बार लोगों को होती है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसफंक्शंस होते हैं, उन लोगों के अंदर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड लॉस हो रखा है, या जो है ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम है, या ब्लड वेसल्स की इंजरीज की प्रॉब्लम है, उन लोगों के अंदर इसका प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन कॉम्प्रोमाइज होती है, स्किन कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जिनकी त्वचा के ऊपर दाद, खाज, खुजली हो रखी है, घाव हो रखे हैं,
या स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शंस हो जाते हैं, उनके अंदर भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुले घाव है, छाले है, जली हुई त्वचा है, उसके ऊपर भी इसका प्रयोग नहीं करना। और अगर कोई खिलाड़ी इसके ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर खिलाड़ी हाइपर सेंसिटिव है ठंडे की तरफ, कुछ लोग होते हैं ना, हल्के से सिर के ऊपर बारिश का पानी 2-4 बूंदे पानी गिरी तो छींके आने लगती, बुखार आ जाता, वो होते हैं दे आर हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी इसका विशेष प्रयोग करने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये 5-6 बिंदु थे कि कब इसका प्रयोग नहीं करना है। अब हम आते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम कोल्ड का प्रयोग करते क्यों। कोल्ड का प्रयोग करने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है कि जब आप कोई भी ठंडी चीज लगाते हैं तो उसके दो रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन क्या होता है कि जहां पर भी चोट लगी होती है, अगर वहां पर अंदर की बहुत ही सूक्ष्म रक्त की जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त की जो सिराएं होती है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो वहां पर खून निकलने लगता है, ब्लड निकल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तभी हमारे स्वेलिंग आती है। तो जब आप आइसिंग करते हो या ठंडी चीज लगाते हो तो दो काम होते हैं। पहला, ये ब्लड वेसल जो होते हैं वो ठंडा होने से सिकुड़ जाते हैं, और जब सिकुड़ जाते हैं तो उनके मुंह या सिरे बंद हो जाते हैं, या कम ब्लड उनसे निकलता है, तो स्वेलिंग कम होगी, इसके चांसेस ज्यादा है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर सब जगह नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, और चोट वाले स्थान पर जब आप कुछ समय के लिए शीत उपचार या ठंडा लेते हैं, उस स्थिति के अंदर आपकी तंत्रिकाएं सुन्न हो जाती हैं और दर्द का मैसेज मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। तो दोनों ही फायदे मिलते हैं, एक तो दर्द महसूस कम होता है, और दूसरा आपका स्वेलिंग या ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। ये इसके दो फायदे हैं। अब आते हैं हीट ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो नॉर्मली जो चोटें ठंडा उपचार या शीत उपचार लेने के बाद स्वेलिंग्स ऑलमोस्ट कम हो जाती है, और ट्रीट हीट क्या नाम चोट ठीक होने की तरफ बढ़ रही होती है, उस समय हम हीट का ट्रीटमेंट करते हैं एक। या फिर हम हीट का ट्रीटमेंट उस समय ज्यादा करते हैं जब बहुत पुरानी चोट लगी हुई है। जैसे पुराने चोट लगी हुई तो उसके ऊपर जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो एक तो दर्द निवारक का काम करता है और आराम मिलता है, उस समय इसका प्रयोग करता है। यहाँ पर जो कुछ बिंदु लिखे मैं बता देता हूँ कि इट इज नॉर्मली अप्लाइड व्हेन स्वेलिंग एट द इंज्यूर्ड एरिया इज रिड्यूस्ड। स्वेलिंग कम होने के बाद ही आपको हीट लगानी है। अगर स्वेलिंग है और आप हीट लगा रहे हैं, इससे चांसेस होते हैं कि ब्लड वेसल्स के मुंह दोबारा खुल जाएंगे और वहां पर ब्लड फ्लो होगा, तो आपकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी। एक चीज तो ये जरूर ध्यान रखें। हीट लगाने से क्या होता है कि उस एरिया के अंदर जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जिससे कि आपका दर्द कम होता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस एरिया की बढ़ने लगती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। साथ ही साथ ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी उस एरिया को ज्यादा जाना लगते हैं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपके डैमेज एरिया की तरफ ज्यादा जाती है। इससे जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, राहत मिलती है, बॉडी के उन डैमेज टिश्यूज और उसके आसपास के एरिया को एनर्जी मिलती है, वो ठीक होने लगता है। इसके साथ ही हीट जो होता है उसका प्रयोग वार्म अप के लिए भी किया जाता है। इसलिए कई बार जो पैसिव वार्म अप होता है वो हीट एप्लीकेशन के माध्यम से भी किया जाता है। जो पुरानी चोटें होती है, खासकर जिसको हम क्रॉनिक या ओवर यूज इंजरीज कहते हैं, उसके अंदर जो है इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और अगर 15-20 मिनट तक इसका प्रयोग किया जाए तो काफी राहत मिलती है। और हीट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन दोनों का ही एक प्रिंसिपल है, आप ध्यान रखें कि कभी भी ये सीधा त्वचा के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो हीट है या जो कोल्ड है, उसके और आपकी त्वचा के बीच में कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम कोई कपड़ा हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो जो डायरेक्ट कांटेक्ट ना करती हो। हीट के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे नहीं तो त्वचा जल भी जाती है। कई बार खिलाड़ी जो है हीट और कोल्ड को अल्टरनेट का भी प्रयोग करते हैं। पहले थोड़ी देर ठंडा लगाया, फिर गर्म लगाया, फिर ठंडा लगाया, फिर गर्म, इस तरीके से शुरुआत ठंडे से होती है और अंत भी ठंडे से ही। ये ज्यादातर उन जगहों पर होता है जब चोटें लगने के कारण कोई अंग लंबे समय तक प्रयोग में नहीं आता। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपके
एंकल के अंदर फ्रैक्चर हो गया। एंकल में फ्रैक्चर होने के कारण क्या होता है कि आपके प्लास्टर लगा रहता है, और जब 1.5 महीना 1 महीना 2 महीने के बाद जब प्लास्टर खुलता है तो आपका पंजा या एंकल जो होता है बिल्कुल हिल नहीं पाता, टकना। और ऐसी स्थिति के अंदर उसको मूवमेंट्स को जनरेट करने के लिए हीट एंड कोल्ड अल्टरनेट अप्लाई किए जाते हैं। पहले ठंडा फिर गर्म, फिर ठंडा फिर गर्म। तो ये अल्टरनेट भी कई बार इसका प्रयोग है। रिस्क फैक्टर्स क्या है हीट के, कि हीट जो है स्वेलिंग्स को बढ़ाता है, सूजन बढ़ती है, और अगर प्रॉपर डिस्टेंस ना रखा जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग ना की जाए तो हीट एप्लीकेशन से कई बार शरीर के अंग के ऊपर त्वचा जल भी जाती है, कई बार नुकसान भी होता है। अब ये हीट अप्लाई कैसे करोगे, इसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था कोल्ड पैक्स आते हैं, ऐसे ही हॉट पैक्स भी आते हैं जिनको आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में रख कर उनको गर्म कर सकते हो और लंबे समय तक गर्म रहते हैं। गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हो, वर्लपूल का प्रयोग कर सकते हो। और इसके अलावा दो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज चर्चा करेंगे वो है आपका इंफ्रारेड लैंप और डाइथर्मी। इंफ्रारेड लैंप आप लोगों ने सबने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं भी बताता हूँ एक फोटो। और एक डाइथर्मी, ये दो चीजें ऐसी है जिनका प्रयोग जो है ज्यादातर हीट ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मैं आगे इसको समझाऊँ। अच्छा, हीट का प्रयोग कब नहीं करना, इसमें जैसे जैसे हम ठंडे का प्रयोग बताया था कि वार्म अप, खेल खेलने से पहले इसका प्रयोग नहीं करना है, यानी एक्टिविटी से पहले नहीं करना है। उसी तरीके से हीट का प्रयोग एक्टिविटी के बाद नहीं करना, यानी आप जब एक्टिविटी रोक देते हो तो अब उसका प्रयोग आपका नहीं करना चाहिए, उस समय आपको कोल्ड का प्रयोग करना चाहिए। जो एरिया सुन्न पड़ा हुआ है उसका प्रयोग उसके ऊपर ना करें। जो खुले घाव है, जो जो चीज ठंडे पे लागू होती है वही चीज यहाँ पर भी, जो खुले घाव है, दाद है, खाज है, खुजली है, पुरानी त्वचा जली हुई है, उनके ऊपर ना करें। और इसी के साथ साथ जो आपके जिनको बुखार होता है या जो है हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक हो रखा है, उनके ऊपर भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सावधानी। अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर, वो है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड लैंप होता क्या है, पहले मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने एक लैंप दिख रहा है। जिस तरीके जैसा आपका टेबल लैंप होता है उसी तरीके से ये एक लैंप होता है। इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। ज्यादातर समय एक स्टैंड और उसके ऊपर गोल लाल आगे कांच लगा होता है, और उसको हम कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपका ऊपर वाला लेफ्ट साइड में, ये इंफ्रारेड लैंप है। ये इंफ्रारेड लैंप से विशेष प्रकार की किरणें निकलती है, और वो किरणें जो है वो हीट के रूप में होती है, उससे त्वचा को सेक मिलता है। ये देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, जो हीट जनरेट करती है। जैसे आपका टेबल लैंप होता है उसी टाइप का ये लैंप होता है। उसके अंदर आगे का शीशा और जो बल्ब होता है वो अलग टाइप का होता है। और उससे जो है, जो बॉडी के जिस पार्ट को आपने सेक देना है उसके पास लाके उसको रख दिया जाता है, और कुछ समय के लिए आपको उसके सामने बैठना होता है, और धीरे धीरे हीट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड जो है लैंप या इंफ्रारेड रेज जो निकलती है ये। इसको समझाने के लिए ये किया हुआ है, सिंपली ये बताने का प्रयास किया, हालांकि आप इसको जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी जो सफेद रोशनी होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, जब एक एक ग्लास के प्रिज्म या टुकड़े के अंदर से निकलती है तो एक इंद्रधनुष बनता है, ये जिसको हम विबग्योर कहते हैं, ये सभी आपको पता है। इसमें वॉयलेट जो होती है वो सबसे नीचे की लाइट की जो रंग होता है, और रेड सबसे ऊपर का होता है। और रेड के बाद जो होता है जिसको हम इंफ्रा कहते हैं, वो इसके बाद का है, इसलिए उसको दिया गया नाम इंफ्रा। और वॉयलेट के लिए बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, इससे पहले का होता है, बड़ा होता है। तो ये रेड लाइट जो होती है ये इसके अंदर से निकलती है। ये देखिए, कमर के ऊपर, घुटने के ऊपर, पीठ के ऊपर, या जो हाथेली या कोहनी या जो आपके कलाई, जहां पर भी कुछ चोट लगी हुई है, और आपको हीट ट्रीटमेंट वहां पर देना है ताकि वहां पर सफलनेस आए, ब्लड फ्लो बढ़े, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको चारों लैंप अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। ये डिपेंड करता है, बाजार में कई तरह की चीजें होती है, छोटी बड़ी होती है, एक तो ये चीज, दूसरा जो है एरिया के लिए भी होते हैं। अगर आपको घुटने पे इंफ्रारेड लैंप से सेक करना है तो पीठ वाला लैंप आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका एरिया बड़ा होता है। तो अगर घर पे खरीद के लाते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में या फिजियोथेरेपी लेबोरेटरीज में होते हैं
वहां पर सेटिंग्स होती हैं, बड़े लगे होते हैं, और उसके हिसाब से वो वही लैंप का प्रयोग करते हैं जो जिसके लिए सुटेबल। ये आपको वही चीज लिखी हुई है कि अगर आपने कभी फिजियोथेरेपी सेंटर में आप गए हैं या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पर लैंप पड़ा होता है और उस लैंप को जो है किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता नहीं होती है। इसको लगाया जाता है बिजली के पॉइंट प्लग के अंदर और लैंप को ऑन किया जाता है, और उससे जो गर्माहट निकलती है वो बॉडी के अंदर घुसती है, पेनिट्रेट करके वो बॉडी के अंदर कुछ मिलीमीटर तक जाकर सेक देती है, जिससे मसल्स के अंदर जो है एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और दर्द निवारक का कार्य करता है। ये बता रखा है कि ये 2 से 5 मिलीमीटर तक बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, और पेनिट्रेट करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं 2 से 5 मिलीमीटर तक, उनका टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर से वो 2 डिग्री तक टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और इसमें ये भी होता है कि किस पार्ट को दे रहे हो, किस एंगल पे दे रहे हो, कितनी दूरी पे दे रहे हो, ये तो फिजियोथेरेपी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि कितना। और जब आप दे रहे होते हो तो इसमें खास बात ये होती है कि बार बार पूछते रहे जिस व्यक्ति को दे रहे हो कि ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है या जल तो नहीं रहा है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो इससे त्वचा जल जाती है, जो अक्सर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो नॉर्मली 10 से 15 मिनट होता है। और जो पुरानी चोटें हैं, क्रॉनिक इंजरीज हैं, जैसे कूल्हे के ऊपर लगी हुई है, पीठ के ऊपर है, कंधे के ऊपर है, तो उसमें 20 मिनट से 30 मिनट तक भी जाया जा सकता है, पर अमूमन 10 से 15 मिनट इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स ये होता है कि ये पेन को रिलीव करता है, दर्द निवारक का कार्य करता है, ब्लड की सप्लाई को वहां पर बढ़ा देता है, और ब्लड की जब सप्लाई बढ़ती है तो उसके कई रिजल्ट्स होते हैं। ऑक्सीजन आ जाती है वहां पर, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट वहां से निकल जाते हैं। ये इसके फायदे होते हैं। 2 से 5 मिलीमीटर तक अंदर त्वचा के ये अपना असर दिखाता है। ज्यादातर इसका प्रयोग गर्दन दर्द को ठीक करने, या जो गर्दन जकड़ जाती है उसको ठीक करने के लिए, कंधों के दर्द के लिए, जो है फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें हाथ ऊपर उठा नहीं पाते हैं उसके लिए, ऊपरी जो अपर एंड लोअर बैक है, जो पीछे पीठ का पूरा हिस्सा है, और घुटनों के ऊपर इसका प्रयोग ज्यादा किया। आंखों के पास और बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास इसका प्रयोग कम करना चाहिए, या बहुत ही सावधानी से इसको करना चाहिए। इसके कुछ डिसएडवांटेज या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सावधानी ना रखें, प्रॉपर नॉलेज ना हो, लंबे समय तक रख दिया जाए, इससे बर्न हो जाती, जल जाती। कई बार क्या होता है कि हम आदमी को लिटाकर या बिठाकर और फिजियोथेरेपिस्ट उसको ऑन करके छोड़ देता है, तो वो नहीं बोल पाता या नहीं बोलता है, तो कई बार वो बाद में स्किन बर्न हो जाती है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है। प्लग को बहुत ध्यान ध्यान से उसको इंसर्ट करना है, कहीं से ध्यान रखें तार कटा हुआ ना हो, लूज कनेक्शंस ना हो। कई बार करंट भी लग जाता है। ओवरडोज लीड्स टू हेडेक। अगर त्वचा नहीं भी जल रही है लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा दे दिया तो सिर दर्द होता है, क्योंकि लाल लाइट रहती है ना, बहुत चुभती है, आंखों को चोट पहुंच सकती है। कई बार घबराहट होती है, बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। और जिन लोगों को बड़े एरिया पे लंबे समय तक दिया जा रहा है, इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है, क्योंकि जब आप हीट देते हो तो आपके ब्लड के वेसल्स लूज पड़ जाते हैं, उनके साइज बढ़ जाता है, और जब किसी चीज का वो उसका साइज बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो अगर पीठ पे, पूरी पीठ पे दे रहे हैं, पूरे लोअर बैक और इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि ज्यादा लंबे समय तक ना दें, क्योंकि वेजोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स लूज पड़ने से कई बार बीपी भी एकदम घट भी जाता है। तो इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है अल्ट्रासाउंड। यानी इंफ्रारेड के बाद एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से इंफ्रारेड के अंदर बिजली के करंट को हीट के रूप में दिया जाता है, उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है साउंड वेव्स के अंदर, और फिर आपको जो है बॉडी के ऊपर इसको अंदर इसको डाला जाता है। मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ, फिर हम बात करें।
ये जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है ये 1940 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें होता कुछ भी नहीं है। अगर आपने पुराने टाइप के जो टेलीफोन देखे होंगे लैंडलाइन, उसमें देखा होगा एक रिसीवर होता है जिसको उठाते हैं कान के पास और मुंह के पास रखते हैं। उसी तरीके से एक रिसीवर होता है, उसके अंदर उसकी एक इंस्ट्रूमेंट जो एक छोटे लैपटॉप के साइज का होता है, थोड़ा सा बैटरी मान लीजिए, एक छोटी बैटरी की तरह होता है। और उसके ऊपर एक एक राउंड हेडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेलीफोन के सिर की तरह होता है, कॉइल लगी, तार लगी रहती है। उसको लेके आते हैं और उसके मुंह के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कुछ बटन्स हैं और ऊपर कुछ डिस्प्ले हो रहा है, एक हेडफोन टाइप लगा हुआ है। उसका जो सिर होता है, उसका जो मुंह होता है, उसके ऊपर एक जेल लगाते हैं, क्रीम आती है रोज, जिसको जेल बोलते हैं। इस जेल लगाने के बाद क्या करते हैं कि ये बॉडी के पार्ट्स के ऊपर इसको धीरे धीरे जो है घुमाते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है इसका प्रयोग ज्यादातर जो बॉडी के छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे उंगली की जॉइंट्स है, अंगूठे का जॉइंट्स है, कलाई का जॉइंट है, घुटना है, टखना है, यहाँ पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो वो जो जेल लगाते हैं, तो जेल लगाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। इसमें हीट नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो ध्वनि तरंगों के रूप के अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करती है और फिर वहां पर हीट पैदा करती है। तो बाहर ये जो है गर्म नहीं लगता, लेकिन अंदर की त्वचा को ये जो है स्टोमुलेट करता है और गर्म करता है। ये देखिए, तीन चार जगह दिखा रखा है। एक में उंगली के जॉइंट्स के ऊपर इसका प्रयोग किया जा रहा है, एक के अंदर एडी के अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर आप राइट साइड में सबसे ऊपर देखें, इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के पास में एक कंटेनर रखा हुआ है, एक बॉटल रखी हुई है, इसके अंदर जेल आता है। इस जेल को लगाकर इसका प्रयोग है। आजकल आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखा जाता है, वो अलग टाइप का होता है, लेकिन जेल और ये लगभग वही चीजें। ये दो चीज दिखा रखी है आपके सामने, कंपेयर की हुई है कि एक आप त्वचा के ऊपर हॉट पैक्स लगाते हो, हीट पैक्स लगा रहे हो, तो वो कितने अंदर तक जाता है, और एक आप अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हो तो कितना अंदर तक जाता है। यानी आपके त्वचा या मांसपेशियों की ऊपरी सतह पर अगर आपने गर्माहट देनी है या हीट देनी है तो आप हीट पैक्स का प्रयोग करोगे, लेकिन अंदर डीपर जाने के लिए आप इसका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करोगे। ये आपके सामने दिखा रखा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की अल्ट्रासाउंड होती है, जिसके अंदर आप जो है एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है और एक इम्पल्स के रूप में होती है। एक बार दी, पेनिट्रेट की, फिर रुक गई। और कई वैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं शोल्डर के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रदान किया जा रहा है, और राइट साइड में जो बना हुआ है उसमें जो है फ्रीक्वेंसीज दिखा रखी है, 1 मेगा हर्ज है, 3 मेगा हर्ज है, या 1+3, यानी दोनों को जॉइंट भी यूज किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ध्वनि तरंगों को अंदर की तरफ पहुंचाकर आपकी मांसपेशियों को, वहां के ब्लड वेसल्स को, वहां की नर्व्स को स्टिमुलेट करना। ये साउंड वेव जो है त्वचा के ऊपर से अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करने के बाद जो अंदर के टिश्यूज होते हैं उनको जो है हीट का सेंसेशन प्रदान करती है। जहां पर हीटिंग इफेक्ट ऊपर ना देके अंदर की त्वचा के अंदर देना है, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया। अगर ऊपर ही देना है तो आप इंफ्रारेड लैंप का यूज कर सकते हो, लेकिन अंदर की तरफ करने के लिए आपको थोड़ा सा डीपर जाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करना। ये ज्यादातर जो आपकी स्प्रेन इंजरीज होती हैं, स्ट्रेन इंजरीज हैं, टेंडन्स की इंजरीज है, जॉइंट्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ रखी है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, या जो है टिश्यूज के अंदर स्कार बन गया है, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। यानी उनको तोड़ने का काम करता है और जो है वहां पर ब्लड फ्लो वगैरह और बढ़ाने का काम करता है। अगर एकदम ऊपर की त्वचा को आपने हीट देनी है तो उसके लिए हॉट पैक्स होते हैं, गर्म पानी है, गर्म पानी के कुछ उपकरण है। और थोड़ा अंदर जाना है तो आपको इंफ्रारेड देनी है, और उससे अंदर जाना है तो आपने अल्ट्रासाउंड देना है। अब इससे भी अगर अंदर जाना है, क्योंकि हमारे मसल्स की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, अभी तो हम मिलीमीटर्स में ही पहुंचे हैं, अब और अंदर जाना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायथार्मी।
हीट ट्रीटमेंट जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये 3 से 5 मिनट तक उस एरिया के ऊपर घुमाया जाता है। इसके अंदर ध्वनि तरंगें उससे इंस्ट्रूमेंट से निकलकर अंदर की तरफ जाती है और मांसपेशियों को या टिश्यूज को स्टिमुलेट करती है। इसका प्रयोग एक चीज और वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब अगर एक्सरे वगैरह के अंदर कोई बहुत ही बारीक हड्डी टूट गई है और एक्सरे में नहीं आई है, तो उस इस अल्ट्रासाउंड से भी कई बार ये पता लगा जाता है, ध्वनि तरंगों को छोड़ते हैं तो वो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वहां से अंदर पेनिट्रेट करती है, तो एकदम दर्द सा महसूस होता है और पता लग जाता है कि इस जगह पर फ्रैक्चर है। ये भी कई बार इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम जब फिजियोथेरेपिक मॉडलिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर इसका प्रयोग जो है 3 से 5 मिनट तक किया जाता है और छोटे एरियाज के ऊपर इसका प्रयोग ज्यादा होता है। और ये जो है टिश्यूज को जो है अंदर की तरफ हीट जनरेट करती है और साउंड एनर्जी के माध्यम से। यही मैंने बता दिया था, जो अगर बोन्स के अंदर फ्रैक्चर वगैरह है तो इसका भी इसका एक साइड एडवांटेज है। बेसिकली इसका प्रयोग उसके लिए नहीं होता है, लेकिन कई बार पता लग जाता है कि ये चीज है या नहीं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि एक तो हीलिंग प्रोसेस, जो आपकी चोटें होती है उनको जल्दी ठीक करता है, असिस्ट करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है उस एरिया के अंदर जो एरिया को ठीक करना है। दर्द निवारक का कार्य भी करता है, स्वेलिंग कम होती है और जो ये मसल्स को, टिश्यूज को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को जहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रदान की जाती है उनको एक मसाज का कार्य भी करता है। नेक्स्ट आता है हीट के अंदर, एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। हीट के अंदर हीट पैक्स, हॉट वाटर, वर्लपूल, ये तो हो ही गया। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि इंफ्रारेड लैंप का यूज करते हैं। इंफ्रारेड लैंप के बाद आपके अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं और अल्ट्रासाउंड के बाद अगली चीज आती है, वो आती है डाइथर्मी। डाइथर्मी अल्ट्रासाउंड का ये विकसित रूप है, बड़ा रूप है। इसमें जो है फर्क केवल इतना है कि जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे आपने बचपन में रेडियो सुना होगा, बोलते थे शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव या मीडियम वेव, इतने से हम बोल रहे हैं। उसी उनकी तरंगों की साइज अलग अलग होती है और साइज अलग अलग होने के कारण उनकी पेनिट्रेशन, शरीर के अंदर घुसने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ये डाइथर्मी थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके सामने ये बना हुआ है। इसके भी रूप अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली एक छोटे, जो आपके आटा चक्की होती है घरों में प्रयोग होती है वैसी बोल दीजिए, या जो वॉशिंग मशीन होती है उसके टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट होके एक पोल या पिलर के रूप में भी आने लगे हैं। अदरवाइज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर एक मुंह या दो मुंह दोनों तरीके से होता है। और आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर पैर की जो हड्डियां, जिसको हम टार्सल्स या मेटाटार्सल्स कहते हैं, इन हड्डियों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर दोनों तरफ से भी सेक दिया जा सकता है या एक तरफ से भी दिया जा सकता है। दोनों तरफ से मतलब आप देखिए, एक नीचे की तरफ से पेनिट्रेट, एक ऊपर से पेनिट्रेट हो रहा है, तो 1-1.5 इंच नीचे से पेनिट्रेट होती है, 1-1.5 इंच ऊपर से पेनिट्रेट होती है, तो पूरे एरिया को कवर कर लेती है। इसी तरीके से आगे आपको दिखाऊंगा, मान लीजिए कमर की मांसपेशियां हैं या कूल्हे की मांसपेशियां हैं या जांघ की मांसपेशियां, जिनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है या डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके अंदर 4-5 इंच तक अगर जाना है, तो भी इस तरीके से डायथर्मी जो है, बड़ी बड़े इसके हेड आते हैं, इनका प्रयोग करके इंटरनल पार्ट्स के अंदर, बॉडी के अंदर तक, मांसपेशियों के अंदर हीट को पहुंचाया जा सकता है। तो डायथर्मी जो है ये इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड हीट होती है, जिसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जरूर जो सावधानियां रखनी होती है वो होती है कि किसी के बॉडी के अंदर पहले से ही कोई उपकरण लगा हुआ हो, लोहे का, स्टील का या कोई भी मेटल का उपकरण, और खासकर गोलाकार आकार में ना लगा हो, उससे नुकसान हो सकता है क्योंकि वो कंडक्शन का काम करेगा। अदरवाइज जो है ये ध्यान रखना है कि हीट प्रॉपर मॉनिटर्ड हो, अदरवाइज त्वचा को जला सकता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हीट को बड़े पार्ट के ऊपर प्रदान करना। ये देखिए, एक कंधे के ऊपर या जो है आपका जो शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर एक एक वन हेड डायथर्मी, उसे हीट प्रदान की जा रही है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घुटने के ऊपर जो है 2 हेडेड डायथर्मी मशीन है, उसका प्रयोग किया जा रहा है और दोनों तरफ से आमने सामने से जो है हीट वेव्स को अंदर पेनिट्रेट किया जा रहा है। ये देखिए, कंधे के लिए भी दोनों साइड में अगर आपको फ्रंटल और जो रियर या जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ से जो है
प्रदान किया जा रहा है। और इसी तरीके से आपके एक ही पार्ट के ऊपर दो तीन हेड से भी ये प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये तो इनोवेशन और साइंटिफिक रिसर्च होती रहती है, तो इंस्ट्रूमेंट्स कई तरह के बनते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो मुख्य पर्पज होता है कि बड़ा एरिया और दोनों तरफ से इसको प्रदान किया जा सके। तो ये जो आपकी डाइथर्मी होती है, ये मोटे तौर पर तीन तरह की होती है। एक होती है अल्ट्रासाउंड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक शॉर्ट वेव और एक माइक्रोवेव। फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क इसके अंदर बिजली की तरंगों का है, या जिनसे जो तरंगें जनरेट होती है, वो तरंगों का आकार, फ्रीक्वेंसी होती है, वो अलग अलग होती है। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण ये शरीर के अंदर इनकी जो अंदर तक पहुंचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ कुछ मिलीमीटर तक पहुंचती है, कुछ कुछ सेंटीमीटर तक, और कुछ उनसे थोड़ी ज्यादा सेंटीमीटर। तो यही इसमें फर्क होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। मेन उपकरण एक ही चीज है, और मॉनिटर करना है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, एक पे चलता है, दो पे चलता है, तीन पे चलता है, उसी तरीके से ये अलग अलग जो आपकी डेप्थ पे पहुंचाने के लिए इनकी जो आपकी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसके अंदर बेसिकली जो आपके हीट जो होती है, वो मॉडरेट हीट बोलते हैं जिसको हम, वो आपको अप्लाई की जाती है। मॉडरेट का मतलब होता है कि ना ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा, मॉडरेट बीच की हीट जिसको सहन किया जा सकता है, उसको अप्लाई किया जाता है। और अप्लाई करने से पहले जो है, इसके बीच में अगर कुछ आप कवरिंग या कुछ बीच में कपड़ा या कुछ लगा दें तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन अगर प्रॉपरली मॉनिटर्ड है तो बिना उसके भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। मसल्स की या जॉइंट्स के जो स्टिफनेस होते हैं वो दूर हो जाती है, मसल्स रिलैक्स होती है। और मसल के अंदर जो स्पाज्म या जो मसल क्रैम्प या पुल आ रखे होते हैं, उनके अंदर भी इसको अप्लाई करने से आराम। ज्यादातर इसका प्रयोग मस्कुलर इंजरीज या लिगामेंटल इंजरीज या टेंडन की इंजरीज में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। शॉर्ट वेव डायथर्मी, इसके अंदर ये है कि दो कंडेंसर प्लेट्स होती हैं, और इनको या तो दोनों तरफ रखें या एक तरफ, जैसा आपको ठीक लगे उसका रखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट किया जाता है। और वो जो है बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक अंदर पेनिट्रेट करती है और अपना असर हीट के माध्यम से प्रदान करती है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लड़का लेटा हुआ है, और उसकी पीठ के ऊपर दो प्लेट्स रखी हुई। ये मैंने बताया नहीं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इनका एक ही होता है, टू प्रोवाइड हीटिंग इफेक्ट ऑन लार्जर एरिया। इसके अंदर क्या होता है कि बड़े एरिया के अंदर से जो है हीट अंदर तक पहुंचती है, और असर वही होता है जो आपके डायथर्मी का या अल्ट्रासाउंड का या आपके इंफ्रारेड लैंप का होता है। बस फर्क इतना है कि इनकी डेप्थ जो होती है वो ज्यादा अंदर की तरफ। ये ऊपर वो सुपरफिशियल मसल्स और लिगामेंट्स या टेंडन्स के ऊपर असर कम करता है, और डेप्थ वालों के ऊपर ज्यादा करता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है रेड लाइन से, शॉर्ट वेव डायथर्मी यूजुअली इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डीप मसल्स एंड जॉइंट्स दैट आर कवर्ड विद हैवी सॉफ्ट टिश्यू मास, फॉर एग्जांपल हिप। हिप है या जो आपकी जो लोअर बैक या अपर बैक होती है, जहां पर मसल्स ज्यादा भारी होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट का टाइम वो 20-25 मिनट के आसपास होता है। और मेन चीज इसमें यही होती है कि एक्सपर्ट होना चाहिए आदमी जिसको देना है, जो जानता है। और सावधानी रखें कि त्वचा जल ना जाए, प्रॉपर उसका डिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरा जो है टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी को आपने प्रॉपर मेंटेन करना है, और समय समय पर एथलीट को या जो पेशेंट है उसको पूछते रहना है कि कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं। इसका प्रयोग इसके अलावा भी होता है, जैसे आर्थराइटिस, जिनको गठिया रोग होता है, उनको भी ये हीट प्रदान की जाती है, उससे उनको आराम मिलता है। कमर दर्द नॉर्मली भी, अगर स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है और दूसरे कारण से भी अगर मस्कुलर बैक पेन है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ मसल स्पाज्म या मसल पुल या कॉन्ट्रैक्शंस हो गया है, चाहे वो डिहाइड्रेशन के कारण हो, चाहे कोई लंबा कार्य किया, कई बार घर में भी होता है ना कि कुछ ऐसे इस तरीके का लेबर वर्क आ जाता है कि उस दिन पूरे दिन रेस्ट नहीं मिलता, चाहे वो घर में पेरेंट्स की मदद करना हो, घर में घर के कंस्ट्रक्शन कार्य में मदद करना हो, खेत में काम करना हो, या कोई भी ऐसा कार्य, तो या फिर बहुत लंबा चलना हो। ऐसी स्थिति के अंदर भी मसल्स स्पाज्म हो जाती हैं, तो उसमें
इसका प्रयोग करने से आराम मिलता है। मसल्स के अंदर जो स्वेलिंग्स होती है उसको कम किया जा सकता है। और एक अगला जो है न्यूरेल्जिया बोलते हैं, न्यूरेल्जिया इज नर्व प्रॉब्लम। जो आपके नर्व्स होती हैं, इन नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसके कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जिसको वो कंट्रोल करता है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसका जो है आपकी अल्ट्रासाउंड या डाइथर्मी के प्रयोग से कई बार उनको बहुत राहत मिलती है। खासकर जो आपके न्यूरेल्जिया का जो नर्व होती है वो कान के पास से निकलती है, एक आंख के पास से, एक आपके जबड़े में और एक गले में जाती है। जिन लोगों को न्यूरेल्जिया की प्रॉब्लम होती है, कई बार खाना खाने में दिक्कत होती है, कई बार जो है बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो उनको लोगों को काफी राहत से मिलती है। स्प्रेन और स्ट्रेन ये तो बेसिक इंजरीज हैं ही, इनके अंदर भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। और टेंडनाइटिस, जो टेंडन की इंजरी जिसको हम ओवरयूज इंजरीज कहते हैं, उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट होता है आपका शॉर्ट वेव डायथर्मी या इंफ्रारेड लैम्प। इसलिए कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको ओवरयूज इंजरीज हो रखी होती हैं, वो ये इंस्ट्रूमेंट खुद खुद खरीद कर घर पे ही रख लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो आपको सामने लिखा हुआ है कि एक तो कंसंट्रेशन टू द इंजर्ड एरिया, सॉरी, इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म एंड वाइट ब्लड सेल्स। जो आपके जिस एरिया के ऊपर इसको अप्लाई किया जा रहा है उस एरिया का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ऑक्सीजन को लेना, न्यूट्रिशन को लेना, उसको डाइजेस्ट कराना, वेस्ट को आगे धकेलना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां से निकाल ड्रेन आउट कर देना, स्वेलिंग्स को कम करना, ये टोटल मेटाबॉलिज्म, लोकल मेटाबॉलिज्म वो फास्ट हो जाता है। फिर ये बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स जो वहां पर जमा होते हैं उनको भी बाहर निकाल देता है। मसल्स के जो स्पाज्म होते हैं उनको कम करता है। और जो नर्व की एंडिंग्स होती है उनको सीडेट करके दर्द निवारक का कार्य भी करता है। इसीलिए कई बार जब बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी कमर दर्द है, कंधा दर्द है, तो सेक कराते हैं। वो सेक कुछ नहीं, यही होता है कि ये जो है मसल स्पाज्म को रिड्यूस करता है, बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है और आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये इसके इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं जब इसको अप्लाई किया जाता है। कुछ सावधानियां रखनी है डाइथर्मी का प्रयोग करते वक्त, वो ये है, एक तो बहुत छोटे बच्चों में और एक बहुत ज्यादा बुजुर्गों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों में और बहुत ज्यादा बुजुर्गों में इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इनके टिश्यूज बहुत ही डेलिकेट होते हैं और डैमेज होने के चांसेस टिश्यूज एंड नर्व्स के ज्यादा हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जिन लोगों को हृदय विकार है, कार्डियक डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हैं, कुछ विशेष प्रकार के कैंसर वगैरह हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, बुखार आ रखा है, या जिनके अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं, ब्लड हेमरेज, उन लोगों के अंदर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर करना है तो एक्सपर्ट्स को पूछकर सावधानी से करना। जिन लोगों के अंदर मेंटल इम्प्लांट, मैंने आपको बताया कि कोई स्क्रू लगे हुए हैं, कोई रॉड्स वगैरह लगी हुई हैं, कुछ तारों तारों से बांध रखी है हड्डियों को, उन लोगों के ऊपर इसका बहुत प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना है या नहीं करना है। और जो आपके छोटे बच्चों के अंदर या जो यंग एडोलेसेंस हैं, किशोर लोग, किशोर अवस्था के लोग हैं, उनकी जो हड्डियां होती है, हड्डियों के जो किनारे होते हैं जहाँ से हड्डी की ग्रोथ होती है, उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जरूर आप ध्यान रखें। और आंख के पास, मस्तिष्क के पास, कानों के पास, हृदय के पास और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो एक कंट्रोल्ड तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये टोटल आपका डाइथर्मी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि आपके इंजरीज जो होती हैं इनको ट्रीटमेंट के लिए आप या तो कोल्ड का प्रयोग करते हैं या आप हीट का प्रयोग करते हैं। कोल्ड का प्रयोग इमीडिएट इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जिसको हम एक्यूट इंजरीज ना कह के ट्रॉमेटिक इंजरीज कहते हैं उनके लिए। और जो आपके कोल्ड का और हीट का प्रयोग जो है ज्यादातर आप उन इंजरीज में करते हैं जो इंजरीज ठीक हो रही होती हैं या जो ओवरयूज इंजरीज या पुरानी इंजरीज। हीट प्रदान करने के आज की तारीख में कई तरीके उपलब्ध हैं। जिस तरीके से कोल्ड के हैं, कोल्ड के अंदर कोल्ड वाटर, वेरी कोल्ड वाटर, आइस, क्रश्ड आइस,
आइस पैक्स, कोल्ड टॉवल्स या आइस टॉवल्स, इसके अलावा कॉमर्शियल कोल्ड पैक्स, केमिकल्स, इनका प्रयोग किया जा सकता है। शुरुआती चोटें जब भी लगती तब इसका प्रयोग करते हैं। सावधानी, एक्टिविटी के पहले नहीं करना है, एक्टिविटी के बाद में इसका प्रयोग करना है। और हीट का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर जो इंजरीज ठीक हो जाती हैं या हीलिंग के लिए जो प्रोसेस शुरू होता है, स्वेलिंग्स बंद हो जाती है, तब इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसको प्रदान करने के भी जिस तरीके से कोल्ड के तरीके हैं, इसके भी कई तरीके हैं। गुनगुना पानी, गर्म पानी या कोई गर्म चीज, लेकिन जो कंट्रोल तरीके से होता है वो इंफ्रारेड लैंप है, अल्ट्रासाउंड है, और 3 तरह की डाइथर्मी है, इनका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों ही एक ही चीज है। फर्क ये है कि इनके अंदर, शरीर के अंदर पेनिट्रेट करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ ऊपरी त्वचा के लिए होते हैं, कुछ भीतरी त्वचा के लिए, और कुछ बहुत ज्यादा डीपर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिस समय के साथ साथ इसमें नए नए आविष्कार हो रहे हैं। पहले एक हेड होता था, अब डुअल हेड है, लार्जर एरिया को भी केटर किया जा सकता है। और इसका पर्पज यही होता है कि ब्लड की सप्लाई को बढ़ाया जाए, वेस्ट को वहां से निकाला जाए, मसल्स को रिलैक्स किया जाए। सावधानी क्या बरतनी है? दोनों ही चीजों के अंदर सावधानी ये रखनी है कि अगर सेंसेशन में प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही ज्यादा ठंडे या गर्म के प्रति सेंसिटिव है, उसके ऊपर बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करना है, एक। दूसरा, जहां पर भी डैमेज त्वचा है, घाव है, खुजली है, खाज है, सेंसिटिव है, कटी हुई है, जली हुई त्वचा है, उसके ऊपर इसका प्रयोग ना करें। तीसरी चीज है कि इंडिविजुअल की जो अपनी योग्यता या आपकी क्षमता होती है, उसके अनुसार इसका प्रयोग करें। चौथा ये है कि जो लोग हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड या हीट होते हैं, उनके ऊपर ना प्रयोग करें। नर्व एंडिंग्स के पास, जहाँ पर नर्व्स बहुत नजदीक है, वहां पर इसका प्रयोग ना करें। आंखों के पास, कानों के पास, मस्तिष्क के पास, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुल मिला के आपका हीट एंड कोल्ड थेरेपी है, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड टाइप्स ऑफ इंजरीज। ये मैं आपको अभी इसी समय इसको प्रवीण को भेज रहा हूँ, और प्रवीण आप सभी को इसको सर्कुलेट कर दें। इज दैट यस क्लियर? सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना था कि आपके 20 तारीख से एग्जाम है, आप सभी लोग